पास आवाज आ रही है मेरी आप लोगों को? जी सर, मैं पेज नंबर पूछ रही हूँ। अच्छा, पेज नंबर है जी ई कॉमर्स का 73 पेज है बुक का। वो हम स्टडी करने लगे हैं। हमने लास्ट टाइम जो है हमने प्रोडक्ट और कैटेगरी के चैप्टर को स्टार्ट किया था, और उसमें जो है हमने आपको कुछ कोडिंग और कुछ टेबल्स जो है वो क्रिएट किए थे, जो कि इस बुक में हमने जो है एप्लीकेशन के लिए उस ऑथर ने क्रिएट किए हुए हैं। जो टेबल्स, जो इंफॉर्मेशन जो स्टोर करनी थी उसमें, कंटेंट, कंटेंट टाइप, वर्जन्स, उसके बाद प्रोडक्ट और कैटेगरी के ये मुख्तलिफ टेबल्स थे जो उसने क्रिएट किए हैं, ताकि डाटा जो है वो स्टोर हो सके। और लास्ट हमने कुछ थोड़ी सी कोडिंग भी देखी थी। आज हम जो है उसको मजीद आगे फर्दर जो है वो कंटिन्यू करते हैं। कोडिंग जो थी वो हमारे पास, ये लास्ट टाइम हमने देखी थी पेज मॉडल के नाम से। हमारे पास एक क्लास क्रिएट थी और उसको हमने जो है इसको देखा था। आपको याद हो कि हमने MVC जो है उसको स्टडी किया था, मॉडल व्यू कंट्रोलर जो है वो स्टडी किया हुआ था। तो यहाँ पे जो भी आइटम या चीज जो है उसकी कोडिंग करेंगे तो वो हम देखेंगे। उसके लिए मॉडल के लिए भी अलग कोडिंग होगी, कंट्रोलर के लिए भी, और व्यू के लिए तो उसने टेम्पलेट यूज किया हुआ है जो कि बिल्ट इन टेम्पलेट्स हैं। तो बेसिकली जो ये अभी हमने पीछे कोडिंग स्टडी की, उसके बाद उसका अगर आपने व्यू, उस जो कंटेंट्स जो हमने डिस्प्ले करवाने हैं उसके लिए व्यूज कौन कौन से हमें रिक्वायर्ड हैं। यू व्यू जो कि डाटा डिस्प्ले करने के लिए यूज होता है, मोस्टली तो हम टेम्पलेट यूज करते हैं। तो टेम्पलेट जो है वो ऑलरेडी एक वेब टेम्पलेट सिस्टम जो है वो वेब एप्लीकेशन, वेब पब्लिशिंग के लिए यूज होता है, जो कि वेब डिजाइनर और डेवलपर जो है वो उस वेब टेम्पलेट्स के साथ या वेब टेम्पलेट से जो है वर्किंग करते हैं। ऑटोमेटिकली जो है वो कस्टम पेजेस जो है वो जनरेट होते हैं, बजाय इसके कि वो खुद बैठ के वेब जो है उसका स्ट्रक्चर जो है वो बिल्ड करें और उनको फिर यूज करें व्यू के लिए। तो वो कहता है जी कि टेम्पलेट्स को वो यूज करते हुए जो है ना, वेब डेवलपर या वेब डिजाइनर जो है उनको ऑटोमेटिकली अपने कस्टम पेजेस जो है वो जनरेट करते हैं। जो भी रिजल्ट आएगा, यानी कि यूजर ने जो चीज देखनी है, व्यू करनी है, उसके लिए वो प्री डिफाइंड बने हुए टेम्पलेट्स हैं जिनको वो यूज करता है। तो बेसिकली रीयूज भी हो जाते हैं वो टेम्पलेट्स। सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि अगर कोई स्टैटिक, दो तरह के कंटेंट्स होते हैं, डायनामिक और स्टैटिक। टेम्पलेट्स के अंदर स्टैटिक कंटेंट्स भी होंगे और डायनामिक जो है एलिमेंट्स वो भी मौजूद होंगे। तो जो यूजर की रिक्वेस्ट होगी तो वो डायनामिक एलिमेंट्स तो उस टेम्पलेट के अंदर चेंज हो जाएंगे, लेकिन स्टैटिक जो है वो उसी तरह रहेंगे, और इन टेम्पलेट्स को हम रीयूज कर सकते हैं दोबारा। तो इसी तरह वो कहते हैं जी कि अभी जितने भी हमने पीछे कोडिंग स्टडी की थी उसमें आपको वेबसाइट जो है वो हम डिवाइड करते हैं। लास्ट टाइम भी मैं बता चुका था कि HTML5 के अंदर आप मोस्टली वेबसाइट को डिवाइड करते हैं हेडर में, मेन्यूज में, कंटेंट और फुटर में। तो हेडर जो है ये बेसिकली एक टॉप पेज होता है, पेज का टॉप पोर्शन होता है, अपर टॉप पार्ट ऑफ द वेब पेज। यानी कि यूजली एक तरह स्ट्रिप की सूरत में आपके पास वेब पेज के टॉप जो मौजूद होता है उस पर ज्यादातर नॉर्मली जो होती है वो हेडिंग्स होती हैं या लोगोस वगैरह होते हैं। इसके अलावा और बहुत सी कॉमन इंफॉर्मेशन जो अबाउट वेबसाइट से मुतल्लिक होती है वो यहाँ पे मौजूद होती है, जैसे नेविगेशन, मेन्यूज, कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन। इस तरह की इंफॉर्मेशन जो है वो आपकी टॉप के ऊपर अवेलेबल होती है। तो वो कहता है जी कि जो कंटेंट अभी कोडिंग हमने एग्जीक्यूट की, उसके बाद हमने उसको डिस्प्ले करना है। तो मोस्ट पेजेस के जो डिस्प्ले होंगे उनका हेडर भी होगा, उनका फुटर भी होगा। और फुटर भी जो है वो बेसिकली एक स्ट्रिप की तरह बॉटम में वेब पेज के अंदर अवेलेबल होती है। और नॉर्मली ये भी तकरीबन हर पेज के ऊपर डिस्प्ले हो रही होती है, ये पोर्शन भी फुटर का। और इसमें नॉर्मली कॉपीराइट के नोटिस, शेयर लिंक, कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन, जस्ट लाइक हेडर होता है, इसी तरह कुछ इंफॉर्मेशन जो है वो कॉमन इंफॉर्मेशन जो है वो इस एरिया के अंदर मौजूद होती है। तो ये बेसिकली हेडर एंड फुटर दो सेक्शंस होते हैं जो कि हर पेज के ऊपर डिस्प्ले हो रहे होते हैं। तो वो कहता है जी कि ये इंफॉर्मेशन जो है जो भी डिस्प्ले होगी, हेडर एंड फुटर होगी, और पेज के अपने कंटेंट जो यूजर ने डिस्प्ले करने हैं। ये तो मोस्टली नॉर्मल तरीका हो गया जो कि कंटेंट्स डिस्प्ले होंगे। सम टाइम ये भी हो सकता है कि वो एडिशनल कुछ टेम्पलेट्स रिक्वायर्ड होते हैं। सपोज यूजर ने जो रिक्वेस्ट की थी वो अवेलेबल नहीं थे, तो 404 का एरर जनरेट होगा। इसके लिए भी उसने एक टेम्पलेट बना के रखा है। जब यूजर
अगर कोई ऐसे पेज को एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है जो कि मौजूद नहीं है, तो 4004 वाला टेम्पलेट एग्जीक्यूट होगा और वो मैसेज डिस्प्ले करेगा यूजर को कि पेज नहीं मिला। इसी तरह लॉगिन टेम्पलेट है, सिक्योर पेजेस, यानी कि वो इंफॉर्मेशन जो कि यूजर लॉगिन किए बगैर देख नहीं सकता, उसको सिक्योर पेजेस कहता है। तो वो टेम्पलेट भी मौजूद है ताकि यूजर लॉगिन हो उसके लिए। पेज डिसेबल एरर, ये भी एक तरह का इनएक्टिव पेज है, यानी कि एक पेज है लेकिन वो इनएक्टिव है, एक्टिव नहीं है। जैसे कि हमने देखा था कि वर्जनिंग होती है हर पेजेस की, हर पेज के कंटेंट जब अपडेट होते हैं तो उसका अगला वर्जन जो है वो आ जाता है। तो उस वर्जन वो पहला वर्जन जो है वो इनएक्टिव होता है। तो इस तरह अगर कोई ऐसा पेज है जो इनएक्टिव है, उन इस इनएक्टिव पेज के लिए भी पेज डिसेबल का एरर जो है वो डिस्प्ले हो। नॉर्मली वो भी 404 का टेम्पलेट यूज करते हुए वो एरर जो है वो कम्युनिकेट किया जाता है यूजर को, ताकि उसको पता लग जाए कि पेज एरर है या पेज डिस्प्ले है। तो ये जितनी भी चीजें देखी हैं ये व्यूज से रेलिवेंट थी, यानी कि यूजर को डिस्प्ले करने के लिए। हेडर टेम्पलेट में क्या होनी चाहिए, जो अभी हमने हेडर टेम्पलेट देखा, यानी कि जो यूजर को डिस्प्ले होगा, हेडर टेम्पलेट के अंदर जो है वो जेनेरिक टाइप की इंफॉर्मेशन होती है। जिन्होंने HTML थोड़ा बहुत स्टडी किया होगा तो उनको आइडिया होगा। ये बेसिकली XHTML का कोड है। ये पहली लाइन जो डिस्प्ले हो रही है ये बता रही है XHTML के अंदर 3 तरह के डॉक्यूमेंट होते हैं और उसमें से वो एक टाइप स्ट्रिक्ट .dt डॉक्यूमेंट टाइप होता है। ये बता रहा है कि जी ये डॉक्यूमेंट है। उसके बाद HTML का टैग यूज हो रहा है, नॉर्मली हेड का टैग है। और इसमें ये टाइटल है, टाइटल जो है वो कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर आपको नजर आ रहा है। इसका मतलब है कि ये हर पेज के लिए, क्योंकि एक वेबसाइट के अंदर डिफरेंट वेब पेजेस होंगे और हर पेज का हेडिंग डिफरेंट होगी, लेकिन ये जो हमारा टेम्पलेट है ये जेनेरिक है, हर पेज के लिए डिस्प्ले होगा। तो इस पेज के अंदर जो भी टाइटल एज ए वेरिएबल के तौर पे यूज हो रहा है, इस टाइटल के अंदर जो भी वैल्यू होगी वो एज ए हेडिंग ऑफ द वेब पेज जो है वो डिस्प्ले हो रही होगी। मेटा का टैग मैं बड़ा डिस्कस किया था लास्ट टाइम भी हमने, जब वो एसईओ पढ़ी थी उसके अंदर मेटा के टैग के बारे में बताया था। तो मेटा के टैग के अंदर दो जो है बहुत कॉमनली यूज होते हैं, एक डिस्क्रिप्शन और उस डिस्क्रिप्शन की इंफॉर्मेशन। ये नॉर्मली सर्च इंजन जब आप यूज करते हैं तो वहां पे वेबसाइट के नीचे 2-3 लाइन डिस्प्ले हो रही होती हैं वो। और कीवर्ड, ये भी बहुत कॉमनली यूज होता है कीवर्ड, जो कि रेलिवेंट क्यूरी जो यूजर टाइप करता है तो वो जो है वो सर्च इंजन लुकअप करता है कि ये कौन सा पेज है और इसके अंदर कंटेंट कौन से हैं, तो वो कीवर्ड के जरिए जो है वो आइडेंटिफाई करता है और कीवर्ड्स आगे स्पेसिफाई किए होंगे। तो ये पूरी जो है ना हेडर का टेम्पलेट है। इसी तरह उसने कहा ये फुटर का टेम्पलेट भी होगा। इसी तरह पेज टेम्पलेट है, पेज टेम्पलेट के अंदर H1 की हेडिंग, यानी कि H1 जो है वो हेडिंग है और पेज हेडिंग जो भी जिस पेज की, हर पेज की हेडिंग डिफरेंट होगी। तो ये पेज हेडिंग भी वेरिएबल है, जो भी इसके अंदर वैल्यू पड़ी होगी वो एज ए हेडिंग डिस्प्ले हो रही होगी। और नेक्स्ट उस वेब पेज के कंटेंट, हर पेज जो है उसके कंटेंट डिफरेंट होंगे। आपने वेबसाइट पे जाते हैं तो आप देखते हैं कि हर वेब पेज का कंटेंट जो है वो डिफरेंट डिस्प्ले हो रहा होता है। तो ये जो है बेसिकली पेज कंटेंट, तो ये वो जो भी कंटेंट उसने डेटाबेस से रिट्रीव किए हैं, पेज के कंटेंट जो है वो डेटाबेस में स्टोर होंगे। जो भी रिट्रीव होंगे वो यहाँ पे वेब पेज के थ्रू डिस्प्ले हो रहे होंगे। ये बेसिकली टेम्पलेट्स का थोड़ा फॉर्मेट दिया हुआ है उसने। इसी तरह अभी हमने डिस्कस किया कि अगर वो वेब पेज अवेलेबल ही नहीं है जो यूजर एक्सेस करना चाहते हैं, तो 404 का एरर जो है वो जनरेट होगा। इसका मतलब है क्या, पेज नॉट फाउंड का एरर जो है वो डिस्प्ले हो रहा होगा। जी, इसके बाद जो हमारे पास अब हमने कंट्रोलर की कोडिंग देखनी है। कंट्रोलिंग की कोडिंग जो है वो किस तरह होगी, कंट्रोलिंग की कोडिंग को हम जो है वो देखते हैं कि बेसिकली अगर अभी हमने पीछे कोडिंग देखी थी और उसमें हमने मॉडल की कोडिंग देखी थी, इसी तरह अब हम कंट्रोलर की कोडिंग को अगर देखना चाहें तो वो कोडिंग कैसे जो है वो होगी। अगर हम थोड़ा सा रिवाइज करें, आप लोगों को अगर रिकॉल करें, तो हमने देखा था उसमें हमने चीजें जो देखी थी। कंट्रोलर होता है एमवीसी के अंदर, ये एमवीसी का एक मॉडल है। एमवीसी में कंट्रोलर जो है वो इंटरेक्ट करता है मॉडल के साथ और मॉडल जो है वो डेटाबेस के साथ एक्सेस करते हैं। इसी तरह जो चीज रिट्रीव होगी वो मॉडल के थ्रू कंट्रोलर को जाएगी और कंट्रोलर जो है वो व्यू को देगा और व्यू जो है वो बेसिकली यूजर के साथ इंटरेक्ट कर रहा होगा और यूजर डिस्प्ले कर रहा होगा।
तो अब जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं पेज के लिए कंट्रोलर की जो है कोडिंग वो क्या होगी बेसिकली, तो वो हम इसमें देखना चाह रहे हैं। तो वो बेसिकली वो आपके सामने जो है फर्स्ट पैरामीटर जो है दैट इज फर्स्ट फंक्शन दैट इज कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर के दो पैरामीटर आपके पास रजिस्ट्री और डायरेक्ट कॉल के, और रजिस्ट्री की जो भी वैल्यू आएगी मेमोरी वेरिएबल ये जो पैरामीटर के तौर पे पास हुई है ये आपने क्लास वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दिया। डायरेक्ट कॉल का वेरिएबल जो है दैट इज बुलियन, बुलियन वैल्यू है। अगर इस बुलियन वैल्यू के अंदर वैल्यू ट्रू आई है तो इट्स मीन कि ये जो भी पेज है उसका व्यू पेज वाला जो है फंक्शन वो कॉल हो जाए। सपोज लेट्स से डायरेक्ट कॉल का फंक्शन जो है उसकी वैल्यू ट्रू थी, कंडीशन ट्रू हो गई, स्टेटमेंट लगी हुई है, तो यहाँ पे ये फंक्शन एग्जीक्यूट होगा। और जब ये फंक्शन एग्जीक्यूट होगा कंट्रोल डायरेक्ट यहाँ व्यू वाले जो है फंक्शन उसके ऊपर ट्रांसफर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ पे हमारे पास ये रिक्वायर वंस या इंक्लूड ये एक फंक्शन है, ये पहले भी बता चुका हूँ। इसमें ये जिस तरह सी लैंग्वेज के अंदर या जावा के अंदर सी के अंदर आप इंक्लूड यूज करते थे प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, और आप जावा के अंदर इंपोर्ट का कीवर्ड यूज करते थे किसी भी फाइल को शामिल करने के लिए। तो यहाँ पे ये रिक्वायर वंस पीएचपी के अंदर यूज होता है। ये बेसिकली आप बता रहे हैं ये फाइल है बनी हुई, एक फाइल बनी हुई है और इसका पूरा पाथ है मॉडल के अंदर फोल्डर पेज का, और पेज के अंदर मॉडल पीएचपी का फोल्डर जो है वो पड़ा हुआ। इस फाइल को उसने इंक्लूड किया है, जस्ट जो भी कोडिंग होगी इस फाइल के अंदर वो इस प्रोग्राम के अंदर इंक्लूडेड होगी। उसके बाद नेक्स्ट उसने जो है वो ये पेज मॉडल का जो है बेसिकली उसने रजिस्ट्री का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है जो कि न्यू कीवर्ड है। जिस तरह जावा के अंदर आप किसी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते थे और कंस्ट्रक्टर कॉल करते थे, इसी तरह ये एक कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ और उसके पैरामीटर पास किए हैं। और यूआरएल पाथ, यूआरएल पाथ वो जो कि यूजर ने टाइप किया और वो यूआरएल पाथ जो है वो इसके अंदर इस फंक्शन के अंदर जो है वो पास होगा। अच्छा, यहाँ तक तो बेसिकली ये जो है फाइल इंक्लूड हुई और ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ। उसके बाद वो चेक करेगा कि जो यूआरएल पाथ आया था वो वैलिड है, इस वैलिड का फंक्शन कॉल होगा। ये इस वैलिड का फंक्शन हम लास्ट पीछे प्रीवियस देख चुके हैं। अगर तो ये इस वैलिड यानी कि वैलिड पेज है, यूजर ने जो पेज किया है वो वैलिड पेज है, इट्स मीन के पेज एग्जिस्ट करता है, अब उसके कंटेंट्स जो है वो जो है वो डिस्प्ले होने चाहिए। तो यहाँ पे बेसिकली ये पेज डाटा का मेमोरी वेरिएबल है और दिस इज ए कीवर्ड जो कि इस क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है। मॉडल इज ए ऑब्जेक्ट जो भी आपके जो क्रिएट हुआ है। गेट प्रॉपर्टीज मेथड यानी कि उस पेज की तमाम प्रॉपर्टीज को गेट कर ले जिसको वो एक्सेस करना चाह रहा है। अब जो भी प्रॉपर्टीज गेट होगी वो रजिस्ट्री, आपको पता है रजिस्ट्री जो है वो एक ऑब्जेक्ट है हमारे इस कोडिंग के अंदर जो कि इन कॉमन प्लेस है जहां से तमाम ऑब्जेक्ट जो है वो आपस में एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन कर रहे हैं। तो बेसिकली नॉर्मली वो जैसे ही उस पेज की प्रॉपर्टीज गेट करेगा वो ये टेम्पलेट कॉल करेगा, और टेम्पलेट जो है वो बिल्ट इन फंक्शन है बिल्ड फ्रॉम टेम्पलेट्स। ये एक फंक्शन क्रिएट किया हुआ है जो कि टेम्पलेट्स को कॉल करने के लिए। उसमें कौन कौन से टेम्पलेट, हेडर का टेम्पलेट्स, मेन टेम्पलेट्स जिसके अंदर कंटेंट्स हैं, और फुटर का टेम्पलेट्स। ये तीन टेम्पलेट्स जो है वो कॉल किए हैं ताकि आपका पेज जो है वो बिल्ट हो जाए, यानी कि जो यूजर ने रिक्वेस्ट की है वो पेज जो है वो बिल्टअप हो। और उसके बाद उसका डाटा जो है वो आपने यहाँ पे गेट ऑब्जेक्ट के मेथड के जरिए जो है उसको रिप्रेजेंट उसको डिस्प्ले किया है। उस पेज का टाइटल क्या है, उस पेज के टेम्पलेट्स को और उस पेज के प्रॉपर टेम्पलेट्स को जो प्रॉपर्टीज हमने गेट की हैं, उसका हेडर, फुटर, मेन सेक्शन और टाइटल। सेट टाइटल फंक्शन है जो कि उसका टाइटल सेट करेगा जो पेज होगा। ये उस सूरत में है अगर हमारे पास इज वैलिड यानी कि वो ऑब्जेक्ट जो यूजर पेज एक्सेस करना चाह रहा है वो वैलिड है, कंडीशन ट्रू हो गई तो ये कोड एग्जीक्यूट होगा और उस पेज की तमाम प्रॉपर्टीज को एक्सेस करने के बाद उसके प्रॉपर टेम्पलेट्स को कॉल करेगा जो जो टेम्पलेट्स उसने कॉल करने हैं। क्योंकि कंट्रोलर ने ये कंट्रोलर जब इसने एक्सेस किया ये कंट्रोलर अब व्यू को देगा जो भी कंटेंट रिट्रीव हुए हैं। तो व्यू को देने के लिए वो क्या कर रहा है, वो टेम्पलेट्स कॉल कर रहा है। ये टेम्पलेट्स जो बने बनाए अवेलेबल है, जो भी मॉडल के जरिए कंटेंट रिट्रीव हुए थे कंट्रोलर ने उसको लेने के बाद अब व्यू को देना है, और व्यू को देने के लिए वो ये तमाम प्रॉपर्टीज यूज कर रहा है। अगर सपोज पेज वैलिड ही नहीं है तो एल्स सूरत में वो क्या करेगा, पेज नॉट फाउंड, यानी कि
अब वो एक यूजर ने ऐसा पेज जो है एक्सेस करने की कोशिश की, या तो वो मौजूद नहीं है या वो इनएक्टिव है, तो उस सूरत में ये क्या कर रहा है, रजिस्ट्री की ऑब्जेक्ट ही है और बेसिकली टेम्पलेट्स, ये टेम्पलेट्स का फंक्शन कॉल हुआ, हेडर कॉल होगी और फुटर वैसे ही कॉल होगा इस पेज के अंदर, और 404 का टेम्पलेट कॉल होगा। 404 का टेम्पलेट अभी हमने पीछे देखा है कि 404 का टेम्पलेट क्या कर रहा है। तो बेसिकली ये जो कंट्रोलर जिसकी कोडिंग हमने पढ़ी है, वो पैसे सबसे पहले जो रिक्वेस्ट आएगी, यानी कि वो जो रिक्वेस्ट आपके पास ये यूआरएल में आया था रिक्वेस्ट, इसको क्लीन करेगा। क्लीन सैनिटाइजेशन, सैनिटाइज मैंने अभी बताया भी था कि उसमें वो देखता है कि कोई सिक्योरिटी इशू तो नहीं है उस यूआरएल के, उस पाथ को पास करेगा पेज मॉडल के अंदर, यहाँ पे जैसे उसने किया, इफ काज page is valid, convert the page properties into tag to use in the template। यहाँ पे ये देखें, ये data to tag, ये यहाँ पे फंक्शन है जो टैग में कन्वर्ट कर रहा है। किसको कन्वर्ट कर रहा है, इस पेज को, जो कि पेज अगर वैलिड है उस सूरत में, और व्यू भी जो है वो फिर जनरेट कर रहा है, और व्यू किस थ्रू जनरेट हो रहे हैं, टेम्पलेट्स के लिए, टेम्पलेट के जरिए जनरेट हो रहे हैं। अगर इन केस पेज इज नॉट वैलिड तो क्या एरर डिस्प्ले करे, 404। इफ पेज इज वैलिड एंड सिक्योर, डिस्प्ले द कंटेंट ऑफ द पेज टू द विजिटर। अगर तो नहीं है तो फिर ये आ जाएगा 4014 का एरर, यानी कि पेज जो है वो डिस्प्ले हुआ लेकिन उसके कंटेंट्स जो है वो पेज अवेलेबल नहीं है, पेज फाउंड नहीं हुआ, या कोई कोई भी रीजन हो सकती है, उस सूरत में ये पेज नॉट फाउंड का एरर जो है वो डिस्प्ले होगा। तो ये बेसिकली डायग्राम थी जिसके अंदर हमने देखा कि एमवीसी जो है, इसमें हमने मॉडल के लिए भी अलहदा इस बुक के अंदर कोडिंग कर रहा है और कंट्रोलर के लिए भी अलहदा कोडिंग कर रहा है, और जस्ट आपके पास सिर्फ जो है व्यू आपके कंटेंट्स जो है वो बेसिकली आपके पास उसके उसमें आपके पास सिर्फ व्यू जो है दैट इज ओनली अ टेम्पलेट की सूरत में जो है वो अवेलेबल है। जी, अब हम देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास जो है बुक के अंदर टॉपिक जो है उसको हम देखते हैं। जी, अभी हमने जो पीछे देखा था वो हमने पेज के बारे में देखा था, यानी कि पेज के कंटेंट्स जो है वो किस तरह एक्सेस करने हैं, उसका मॉडल और कंट्रोलर जो था उसको स्टडी किया था। अब हम आते हैं एक्चुअली प्रोडक्ट के बारे में, जो प्रोडक्ट आपकी ई कॉमर्स की वेबसाइट के ऊपर जो है प्रोडक्ट्स जिन्होंने डिस्प्ले होना है, उन प्रोडक्ट्स के जो है उनको किस तरह हमने हैंडल करना है और उस प्रोडक्ट की फंक्शनैलिटी क्या होगी। तो वो कहता है प्रोडक्ट को जो है वो 3 एरियाज में जो है डिवाइड किया गया है। फर्स्ट जो है वो आपने मॉडल क्रिएट करना है, अभी जैसे मैंने डायग्राम में दिखाया भी है कि मॉडल जो है वो बेसिकली डेटाबेस से इंटरेक्ट करता है, तो प्रोडक्ट के लिए भी मॉडल क्रिएट करना है विच रिप्रेजेंट प्रोडक्ट इन ओवर कोड। और उसके बाद में अगर हम उसको एक्सटेंड करना चाहें तो हम इजीली उसको एक्सटेंड भी कर सकें, अपडेट भी कर सकें, इस इन दैट सेंस जो है कि हम उसको ब्रेक कर रहे हैं, और मॉडल में जो है हम डाटा को जो है उसके कोड को बाद में अगर हमें जरूरत पड़ती है अपडेशन की, इवन क्लोन करने की, क्लोन यानी कि डुप्लीकेट क्रिएट करने की, देन वी कैन इजीली कैन डू, यानी कि प्रोडक्ट को हम कर सकें। सेकेंडली हमें कंट्रोलर की जरूरत पड़ेगी। कंट्रोलर अभी मैंने आपको बताया कि प्रोडक्ट के लिए मॉडल, कंट्रोलर और लास्ट व्यू, 3 हिस्से हो गए, और यही 3 हिस्से हम देखते आ रहे हैं कि जितनी भी आप चीज जो आइटम जो आप रखेंगे उसके लिए 3 पोर्शन होंगे, एक मॉडल, कंट्रोलर और व्यू। मॉडल के लिए भी अलहदा कोडिंग, व्यू कंट्रोलर के लिए भी अलहदा, और व्यू व्यू के लिए आपके पास टेम्पलेट्स है जो कि हम ऑलरेडी एक दफा सेकंड चैप्टर के अंदर उसकी कोडिंग थी जिसको हमने स्किप कर दिया था, नेसेसरी नहीं था, बट टेम्पलेट्स जो है वो बने बनाए हैं, उसको यूज करना है। तो यहाँ पे हम बुक में जो है साथ साथ जी उस एक चीज आपसे पूछनी थी, मैंने मौसम में कहा था मे भी आप मुझे हेल्प कर दीजिए। इस मैंने कंप्लीट किया है, इसमें मैं पिक्चर्स की कटिंग का जिस मुझे इशू आ रहा है, इसको मैं चाह रही हूँ कि कटिंग मतलब ये जिनका बैकग्राउंड है ये आपको ना महेंद्र साहब बताए, महेंद्र कोरल ड्राम में है ना, ये कोरल ड्राम में मैंने ये किया था। कोरल ड्राम मैंने, हाँ वो महेंद्र साहब को आती है कोरल ड्राम, मैंने वर्किंग नहीं की कोरल ड्राम के अंदर। उनकी बात करनी है मुझे। हाँ अब महेंद्र साहब करते हो कि जो है ना, और
कोडरा के अंदर वर्किंग करते रहते हाँ, ये हैं। कोडरा में ही बना, लेकिन मुझे पिक्चर्स का मुझे आ रहा था, तो मैंने कहा आपको मुझे लग रहा था कि आप ये चीजें आपके नॉलेज में। कोडरा नहीं, आप उसके बाद एक्सेल वगैरह हो गया या मैंने कोई आज से 4-5 साल पहले ही सिखाया था बच्चों को, तो अब इसको प्रैक्टिकली यूज नहीं किया, तो ये चीज़ है। तो फिर इस वजह से मुझे थोड़ा इशू आ रहा था। बाकी समझ में आई, फिर आप अच्छा जी, सॉरी थोड़ी क्लास आपकी इंटरप्ट करी। जितनी भी हम कोडिंग देखेंगे उसमें हमारे 3 सेक्शंस में हम उनको ब्रेक करेंगे। तो अब प्रोडक्ट की कोडिंग करने लगे हैं तो उसको सबसे पहले हम मॉडल जो है वो बेसिकली क्यूरीज जो डेटाबेस के साथ हम स्पेसिफाई करेंगे किसी प्रोडक्ट के, उसके डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो वो डाटा जो प्रोडक्ट ऑब्जेक्ट होगा उसको किस तरह होगा, और ये भी देखना है कि प्रोडक्ट जो है वैलिड है नहीं वैलिड है। तो उसके लिए हम जो है मॉडल की जो कोडिंग है वो आप देखेंगे यहाँ पे बेसिकली। तो बेसिकली हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल जो क्यूरी हमारे पास है कि हमने देखना है कि क्यूरी जो है वो बेसिकली थोड़ी सी लेंथी है, लेकिन ये हमने एसक्यूएल स्टडी की हुई है तो उसमें हमारे हम आइडिया हो जाएगा बेहतर तौर पे कि किस तरह जो है वो है। बेसिकली ये हमारे पास नेम, प्रोडक्ट का नाम डिस्प्ले करेंगे, उसके बाद प्रोडक्ट आईडी है, प्रोडक्ट की इमेजेस, उसका वेट और उसकी प्राइस, और एसकेयू नंबर, स्टॉक कीपिंग यूनिट नंबर। ये हमने लास्ट देखा था कि क्या होता है एसकेपी यूनिट। लार्ज डाटा वेयर हाउसेस जो होते हैं वो एक नंबर रखते हैं प्रोडक्ट का ताकि उसको ट्रैक कर सकें। फीचर प्रोडक्ट है या नहीं, फीचर प्रोडक्ट क्या होती है ये भी हम देखते हैं, यानी कि ऐसी जो है जिसके थ्रू आपकी जो है यूजर की अट्रैक्शन हो सके। इसको फिर हम मजीद थोड़ा सा देख लेंगे। हेडिंग प्रोडक्ट की और प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन, मेटा कीवर्ड्स जो है वो हमने स्टोर करवाए थे और क्यों स्टोर करवाए थे, मेटा कीवर्ड्स किस लिए यूज होते हैं, मेटा रोबोट्स ये किस लिए यूज होता है, डिस्क्रिप्शन ये ऑलरेडी हम देख चुके हैं। ये तमाम की तमाम फील्ड्स रिट्रीव हुई हैं कहाँ से, डेटाबेस से। अच्छा जी, कौन से टेबल से टेबल कौन कौन से हैं, कंटेंट वर्जन का टेबल है जो कि हम प्रीवियस क्रिएट कर चुके थे। कंटेंट कौन से हैं, कंटेंट की टाइप, और उसके बाद है प्रोडक्ट की टाइप जो है वो। ये इंफॉर्मेशन जो है बेसिकली 3 टेबल्स में से जो है वो रिट्रीव हो रही है। 3 टेबल्स में से डाटा, ये तमाम का तमाम डाटा क्यूरी के थ्रू रिट्रीव किया है। फिर कंडीशंस भी लगी हैं। सबसे पहले वो चेक करे कि एक्टिव है, ट्रू है और सिक्योर तो नहीं है, और उसकी टाइप, आईडी की टाइप, यानी कि जो प्रोडक्ट की आईडी है, ये कैटेगरी की आईडी है, उसको चेक करेगा। उसके बाद उसके प्रोडक्ट देखेगा कि प्रोडक्ट रेफरेंस प्रोडक्ट भी है, क्योंकि और भी आइटम्स हैं, कैटेगरी भी है, सब कैटेगरी भी है, प्रोडक्ट भी है, तो वो ये देखेगा। वर्जन आईडी को देखेगा कंटेंट्स के, और उसके बाद जो है उसकी रिवीजन देखेगा कि करंट रिवीजन है, क्योंकि वर्जनिंग हम यूज कर रहे हैं कि हर पेज का जो है अपडेशन के बाद उसको वर्जन किया जाता है। प्रीवियस वर्जन जो है वो एक्टिव हो जाता है और करंट वर्जन जो है वो एक्टिव रहता है। तो ये बेसिकली चेक कर रहे हैं कि वो करंट वर्जन है कि नहीं। और फिर आखिर में वो प्रोडक्ट का पाथ जो यूजर ने टाइप किया है, ये इंफॉर्मेशन जो है सारी की सारी क्यूरी के जरिए जो है वो रिट्रीव होगी, और क्यूरी के जरिए जब रिट्रीव होगी उसके बाद वो बेसिकली इस स्टेज पे क्या करेगा मॉडल, लुक अप द प्रोडक्ट बेस्ड ऑन द प्रोडक्ट पाथ। ये जो पाथ जो यूजर ने टाइप किया था, जो पाथ रिट्रीव हुआ था, उसका पाथ देखेगा। प्रोडक्ट एग्जिस्ट करती है और उसके पाथ के ऊपर जो उसने पाथ भेजा है, प्रोडक्ट के स्टोर करेगा उस प्रोडक्ट का डाटा जो प्रोडक्ट की रिक्वेस्ट आई है, और उस प्रोडक्ट के डाटा को एज ए अरे के तौर पर, क्योंकि एज ए अरे के तौर पर इसलिए कि बहुत सारी चीजें हैं उसके अंदर प्रोडक्ट से रेलिवेंट, उसको रिटर्न करके रिट्रीव करेगा। ये मॉडल काम कर रहा है, मॉडल जो डाटाबेस से इंटरेक्ट कर रहा है। और फिर बुलियन वैल्यू इंडिकेट प्रोडक्ट इज वैलिड, ये एक रिटर्न बुलियन वैल्यू होगी जो कि देखेगी कि प्रोडक्ट जो है वो वैलिड है या नहीं है। अच्छा, ये हमारे पास प्रोडक्ट की अब क्लास आ गई, क्योंकि अब हम कोडिंग जो करने जा रहे हैं वो प्रोडक्ट से रेलिवेंट है। तो बेसिकली प्रोडक्ट की जो है क्लास वो डिफाइन की है, उसमें हमारे पास प्राइवेट वेरिएबल्स हैं ये सारे। अब ये वो वेरिएबल्स हैं जो ऑलमोस्ट यहाँ पे हमने क्यूरी में यूज किए हुए हैं, यानी कि प्रोडक्ट की आईडी, नेम, एसकेयू, डिस्क्रिप्शन, प्राइस, डेट, इमेज, ये तमाम के तमाम फील्ड्स हैं। मेटा कीवर्ड्स ये वेरिएबल्स हैं, तो बेसिकली ये यूज किए हैं। एक्टिव प्रोडक्ट को शुरू में फॉल्स रखा हुआ है,
जी कंस्ट्रक्टर यहाँ पे हमारे पास कॉल हुआ है। कंस्ट्रक्टर जो है वो बेसिकली रजिस्ट्री जो कॉमन प्लेस है जहाँ से हमारा जो है कम्युनिकेशन होनी है इस फ्रेमवर्क के अंदर, दैट इज द फ्रेमवर्क जो कि हम यूज कर रहे हैं MVC का फ्रेम। प्रोडक्ट का पाथ URL आया। अच्छा जी, सबसे पहले तो वो रजिस्ट्री की वैल्यू चेक करेगा कि वो उसको स्टोर करेगा और देखेगा प्रोडक्ट का पाथ जो है वो खाली तो नहीं है, यानी कि यूजर ने कोई टाइप तो नहीं किया, कुछ भी नहीं टाइप किया तो इसका मतलब है कि कोई रिक्वेस्ट है ही नहीं। तो फिर ये वाली सारी कोडिंग जो है वो स्किप करेगा और जाएगा वो एल्स पोर्शन में। एल्स पोर्शन यहाँ पे हमारे पास है, यहाँ पे हम जो चाहे लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। यहाँ पे ऑथर ने उसको ब्लैंक छोड़ दिया है, चाहे आप उसकी जगह कोई भी अपना एरर मैसेज डिस्प्ले करवा सकते हैं। एनीथिंग जो आप चाहते हैं वो एल्स पोर्शन के अंदर डिफाइन कर सकते हैं, प्रॉपर मैसेज जो कि यूजर को इंडिकेट कर रहा हो, इनवैलिड प्रोडक्ट या जो भी वो कर सकते हैं, या इनवैलिड URL, दैट काइंड ऑफ जो है। सपोज यूजर ने जो प्रोडक्ट का पाथ डिफाइन किया था वो ब्लैंक नहीं था, बेसिकली प्रोडक्ट का पाथ पास ऑन हुआ है। अब वो कंडीशन ट्रू हो गई है, इफ स्टेटमेंट लगी हुई है, नीचे आ गया। अब सबसे पहले वो प्रोडक्ट पाथ को सैनिटाइज करेगा, यानी कि सैनिटाइज मीन के अगर उसमें कोई हार्मफुल चीजें तो नहीं है उसको जो है उसको रिमूव करेगा। ये बेसिकली फंक्शन है जो डिफाइन हुआ है, सेकंड चैप्टर के अंदर हमने स्टडी किया था। तो ये URL पास ऑन होगा इस फंक्शन को और उसके बाद जो भी वैल्यू रिट्रीव होगी वो जो है प्रोडक्ट पाथ वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगी। उसके बाद ये एक वेरिएबल है हमारे पास और इस वेरिएबल के अंदर हमने ये जो ऊपर क्यूरी लिखी थी वो सारी क्यूरी यहाँ पे हमने मेंशन कर दी। ये क्यूरी एज ए स्ट्रिंग, यानी कि ये प्रोडक्ट क्यूरी वेरिएबल एज ए स्ट्रिंग के तौर पर ये पूरी क्यूरी इसके अंदर स्टोर हो गई इस वेरिएबल के अंदर, मेमोरी वेरिएबल के अंदर। अब इस क्यूरी को आपने एग्जीक्यूट करना है, रन करना है। तो एग्जीक्यूट करने के लिए हमारे पास ये एक लाइन लिखी हुई है जिसमें रजिस्ट्री के ऑब्जेक्ट को एग्जीक्यूट क्यूरी फंक्शन जो है उसको कॉल कर रहा है और कॉल करते हुए ये प्रोडक्ट क्यूरी जो यहाँ पे हमने क्यूरी स्टोर की थी ये वाली, ये इस वेरिएबल के अंदर एज ए स्ट्रिंग के तौर पर स्टोर है। तो ये वैल्यू जब क्यूरी एग्जीक्यूट होगी तो ये क्यूरी बेसिकली रन होगी बिहाइंड और ये क्यूरी जो है डाटा रिट्रीव करेगी, इसमें से डाटाबेस में से जो डाटाबेस होगा उसमें से ये डाटा रिट्रीव करेगी। डाटा रिट्रीव होने की सूरत में यहाँ पे जब ये क्यूरी एग्जीक्यूट हो जाएगी तो वो चेक कर रहा है ये फंक्शन जो यूज किया हुआ है हम, इफ दिस रजिस्ट्री ऑब्जेक्ट DB नंबर ऑफ रॉ फंक्शन बेसिकली रॉ रिटर्न करता है। ये जो क्यूरी एग्जीक्यूट होगी अगर उसको प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी डाटाबेस में से तो वो कोई ना कोई रॉ रिटर्न करेगा डाटाबेस की, और अगर वो रॉ रिटर्न होती है और इक्वल टू 1 हो जाता है इट्स मीन के प्रोडक्ट मिल गई है। सपोज इन केस यहाँ पे अगर वो 0 रिटर्न करता था तो इसका मतलब है कि 0 का मतलब वो प्रोडक्ट एग्जिस्ट ही नहीं करती डाटाबेस के अंदर। बट इफ अगर वो प्रोडक्ट एग्जिस्ट करती है, नंबर ऑफ रॉ जो है वो आपको रिटर्न करेगा फंक्शन की कितनी रॉज रिटर्न हुई थी डाटाबेस से। सपोज 1 रिटर्न हुआ, 1 इज इक्वल टू 1, इसका मतलब है प्रोडक्ट मिल गई है डाटाबेस में से, टेबल में से। अब वो क्या करेगा, ये एक्टिव प्रोडक्ट जो हमने शुरू में फॉल्स किया था प्राइवेट जो वेरिएबल है उसको ट्रू कर दिया। ट्रू इसलिए किया कि हाँ जी मिल गया, इनएक्टिव नहीं है प्रोडक्ट, एक्टिव प्रोडक्ट है। उसके बाद गेट रॉ फंक्शन, ये गेट रॉ फंक्शन क्या करेगा, जो प्रोडक्ट जो रिट्रीव हुई थी जो मिल गई थी उसकी उस रॉ को पूरी की पूरी रॉ को रिट्रीव करके डाटा वेरिएबल के अंदर स्टोर कर देगा। अभी हमने जिसका पीछे डिस्कस किया था कि प्रोडक्ट के डाटा को एज ए अरे की तौर पर हम रिट्रीव करेंगे, क्योंकि ये प्रोडक्ट के जो है उससे रेलिवेंट बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, उसका आईडी, उसका नाम, उसकी हेडिंग, उसकी प्राइस, उसकी इमेजेस, उसके वेट, SKU नंबर, ये सारी इंफॉर्मेशन एक प्रोडक्ट से रेलिवेंट है, इसलिए अरे की सूरत में रिट्रीव होगा। तो ये अरे जो है वो डाटा अरे है जिसके अंदर स्टोर है। इस डाटा के अंदर प्रोडक्ट आईडी की वैल्यू रिट्रीव करके आईडी वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा दी, प्रोडक्ट का नाम, प्राइस, वेट, ये सारी जो अभी यहाँ पे ये अरे रॉ रिट्रीव हुई थी और रॉ जो है वो एज ए अरे के तौर पर स्टोर हुई हुई है, उस सारी की वैल्यू 1 बाय 1 रिट्रीव करके सिंगल वेरिएबल के अंदर हम स्टोर करवाते जा रहे हैं। जो इक्वल के इस साइड पे आपको वेरिएबल नजर आ रहे हैं दैट इज क्लास वेरिएबल। क्लास वेरिएबल जो हमने शुरू में
स्टार्ट में डिक्लेयर किए हुए हैं ये वाले वेरिएबल्स, ये वेरिएबल्स जो हैं इनके अंदर स्टोर कर रहे हैं, क्योंकि ये क्लास जो है बेसिकली प्रोडक्ट की क्लास आपने क्रिएट की हुई थी। तो ये सारे वैल्यूज जो हमने रिट्रीव की हैं वो सारी की सारी हमने इस क्लास के वेरिएबल्स के अंदर स्टोर करवा दी हैं बेसिकली। अच्छा, सिक्योर को 0 कर दिया और एक्टिव को 1 कर दिया। मेटा कीवर्ड्स, मेटा जो है डिस्क्रिप्शन और सारी इंफॉर्मेशन जो है हमने रिट्रीव कर दी। अच्छा जी, उसके बाद इज वैलिड, अगर ये सारा डाटा रिट्रीव हो गया तो ये डाटा रिट्रीव होके आपने स्टोर तो करवा दिया है ये वेरिएबल्स जो क्लास के वेरिएबल्स हैं। तो ये क्लास के वेरिएबल्स जो हैं ये प्राइवेट रखे हुए हैं आपने, प्राइवेट। इसका मतलब है कि ये इस क्लास से बाहर एक्सेस नहीं हो सकते। अब इन क्लास से बाहर किस तरह एक्सेस करेंगे, क्योंकि बेसिकली आपने तो इनके अंदर रख दिया, क्लास वेरिएबल्स के अंदर रख दिया डाटा, डेटाबेस से रिट्रीव करने के बाद आपने क्लास वेरिएबल्स के अंदर इंस्टेंस मेंबर के अंदर रख दिए, इंस्टेंस वेरिएबल के अंदर रख दिए, क्योंकि दैट आर द इंस्टेंस वेरिएबल, द क्लास वेरिएबल और डाटा मेंबर इज नोन एज इंस्टेंस मेंबर, सो दैट इज इंस्टेंस वेरिएबल जिनके अंदर डाटा स्टोर किया है। तो बेसिकली ये आपने एक पब्लिक फंक्शन डिफाइन किया है, जो कि ये डाटा जो अभी आपने रिट्रीव किया उसको रिट्रीव करके बाहर, क्लास से बाहर रिट्रीव करें बेसिकली। तो ये चेक करेगा, ये सिंपल सा फंक्शन है, तो चेक करेगा, रिटर्न होगा। अगर प्रोडक्ट एक्टिव है, इज वैलिड है, एक्टिव है, रिटर्न हो जाएगा। और गेट डाटा फंक्शन बेसिकली क्या करेगा, ये तमाम की तमाम फॉर ईच लूप जो है वो आप एसोसिएटिव लूप के लिए, एसोसिएटिव अरे के लिए यूज होता है फॉर ईच, ऑलरेडी बता चुका हूं। तो डाटा एफ डाटा के अंदर चेक करेगा इस ऑब्जेक्ट का फंक्शन कि डाटा है, ऑब्जेक्ट है। अगर नहीं है तो फिर क्या करें, उस सूरत में वो बाहर चला जाएगा। और अगर नहीं है तो उसको रिट्रीव करके डाटा वेरिएबल्स के अंदर, ये डाटा अरे के अंदर स्टोर करवाता जाए जो वैल्यूज उसने रिट्रीव की हैं, और बाद में उसको फंक्शन के थ्रू रिटर्न कर दे बाहर, जो बाहर अगर उसको एक्सेस करना चाहता है। सो दैट इज, ये जो हमने अभी स्टडी किया है ये बेसिकली हमने मॉडल को स्टडी किया है, मॉडल। और मॉडल किसकी, प्रोडक्ट की। अभी इसका कंट्रोलर रहता होगा, कंट्रोलर की कोडिंग अलग होगी अभी इसकी। तो ये बेसिकली मॉडल को हमने यूज किया और मॉडल में हमने डाटा रिट्रीव किया है डाटाबेस में से। और डाटा रिट्रीव होने के बाद वो डाटा मॉडल से पास ऑन होगा कंट्रोलर को। और कंट्रोलर जो है, यानी कि हमने, अगर अब देखा जाए तो हमारे पास जो हमने ये कोडिंग अभी स्टडी की है, इसमें हमने प्रोडक्ट की जो इंफॉर्मेशन थी वो हमने इस मॉडल की कोडिंग करके यहाँ से रिट्रीव किया, यहाँ से ये प्रोडक्ट की। तो प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन जो है हमने रिट्रीव करने के बाद अब हम जब यहाँ पे पास ऑन करेंगे कंट्रोलर को, तो ये कंट्रोलर की कोडिंग भी होगी नेक्स्ट हमारे इस बुक के अंदर, जिसमें हम प्रोडक्ट को देखेंगे कि प्रोडक्ट जो है वो कैसे कंट्रोलर के साथ जो है आगे पास ऑन होती है और व्यू के पास जाती है। ये जो व्यू है ये बेसिकली हमारा प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन टेम्पलेट है। बेसिकली प्रोडक्ट का नाम जो भी होगा, जो भी प्रोडक्ट का नाम होगा वेरिएबल नाम होगा, प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन भी वेरिएबल होगी जो भी डाटाबेस से रिट्रीव होगी वो। और उसके बाद उसकी कॉस्ट, उसकी वेट, उसकी प्रोडक्ट स्टॉक, प्रोडक्ट की प्राइस। ये भी जिस तरह हमने पीछे देखा था कि हमने क्वेरी देखी थी, इसमें हमने डाटा रिट्रीव किया है। तो डाटाबेस से रिट्रीव होने के बाद उसको डिस्प्ले करने के लिए व्यू में, तो उसके लिए ये हमारे पास है, ये इमेज का टैग है। इमेज का टैग जो है वो इमेज डिस्प्ले करता है। इस प्रोडक्ट की जितनी इंफॉर्मेशन, जितनी इमेजेस जो है वो रिट्रीव होंगी वो यहाँ इमेज के टैग के जरिए जो है वो डिस्प्ले होगी। ये देखिए यहाँ पे ये उसने एक जो है व्यू का डिस्प्ले किया हुआ है, उसके अंदर ये फोटोग्राफ का पोर्शन है जो यहाँ इमेज के थ्रू डिस्प्ले होगा। और आपके पास ये हेडिंग H2 या H1 जो भी है उसकी हेडिंग इस पे होगी, नॉवेल्टी शर्ट प्रोडक्ट का नाम, उसकी डिस्क्रिप्शन, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन ये है, और बेसिक नॉवेल्टी शर्ट, ये उसने इंफॉर्मेशन डिस्प्ले कर दी। कॉस्ट, कॉस्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, ये 15 जो है पाउंड। उसके बाद स्टॉक में कितना है, स्टॉक में उसकी प्राइस जो है ये 5, ये बेसिकली डिस्प्ले हो रहा है, व्यू हो रहा है। वेट उसका क्या, वेट अगर है तो वो डिस्प्ले करेगा। तो ये जितनी भी ये आपको नजर आ रही है कोडिंग, वो कोडिंग आपको यहाँ पे ये बुक के अंदर उसने उसका आउटपुट दिखाया हुआ है जो कि डिस्प्ले हो रहा है, स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा है। तो ये बेसिकली हमारे पास प्रोडक्ट से रेलिवेंट जो थी कोडिंग वो हमने देखी, और वो कोडिंग जो कि मॉडल से रेलिवेंट कोडिंग थी। इसी तरह
अभी आगे नेक्स्ट जो है वो कंट्रोलर का है कि कंट्रोलर जो है वो किस तरह वर्किंग करेगा। ये हम नेक्स्ट देखेंगे कि कंट्रोलर जो है वो किस तरह वर्किंग करता है। जब आपका प्रोडक्ट के लिए आपने मॉडल तो डेवलप कर लिया है, मॉडल के बाद अगर आपने उसको कंट्रोलर की कोडिंग को जो है वो हम कल देखेंगे इंशाल्लाह। इसमें अगर आप लोगों के पास कोई क्वेश्चन है तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं इससे रेलेवेंट। आप लोगों को जो